सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स गो। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया आए। इंडिया आने के बाद कैसे उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया, उसके बाद कैसे उन्होंने बंगाल को कैप्चर कर लिया। आज के इस क्लास में देखेंगे हम कि कैसे वो इस पोस्ट पर रैंक हुए। सो इस क्लास में हम देखेंगे पावर्स, डिफरेंसेस, टाइमलाइन, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स। ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी सीटेट, डी ट्रिपल एस पी, टीजीटी, ईजीटी, केवीएस और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। सो जैसे कि हम लास्ट क्लास में जिस वे को लेके चल रहे हैं उसी वे से इस क्लास को भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम नोट्स को रीड करेंगे, देन 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, देन अपनी तरफ से 30 टू 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, बोथ civilian and military reforms took place during the period of क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। इसके टाइम पर क्या हुआ था, कौन सा बैटल हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी। अंडर द सिविलियन रिफॉर्म a ban was imposed on the gift to official and private trade. Under the military reforms, he ended double allowance to the soldiers, and from 1766 this allowances was only granted to soldiers who served outside the boundaries of Bengal and Bihar. Under administrative reforms, Warren Hastings in 1772 firstly ended the dual government system of Bengal. देखो, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो ट्वेल्व गवर्नमेंट सिस्टम था बंगाल में कौन लेके आया था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर बैटल ऑफ प्लासी हुआ था और ज़्यादातर सिविलियन और मिलिट्री रिफॉर्म्स भी इसी के टाइम पर हुए थे। इसी ने बंगाल पर सबसे पहले कैप्चर करना स्टार्ट किया था। तो अब हम समझते हैं वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। अब वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था उसको एंड कर दिया, उसको फिनिश कर दिया। By order of the Court of Directors, he transformed the state's territory from मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता। यानी कि इसने जो उनकी ट्रेजरी यानी कि जहाँ पर वो खजाना रखते थे उसको मुर्शिदाबाद से कलकत्ता शिफ्ट कर दिया। ये काम किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन हेस्टिंग believed that the whole land belongs to the ruler. For reform in revenue field, he chose he chose try he chose trial and error method। देखो ये मेथड्स भी पूछे जाते हैं कि कौन सा गवर्नर कौन से मेथड यूज करता था। तो वॉरेन हेस्टिंग कौन सा मेथड यूज कर रहा है? ट्रायल एंड एरर मेथड। वॉरेन हेस्टिंग इन 1774 was made governor general of Bengal by the regulating act 1773। इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि जो वॉरेन हेस्टिंग था वो 1774 में क्या बना? गवर्नर जनरल। इससे पहले क्या बन रहे थे? गवर्नर। अब क्या बनने लग गए? गवर्नर जनरल। कौन से एक्ट से? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एंड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 5 मेंबर, 1 डायरेक्टर एंड अदर मेंबर्स। और क्या था? एक तो गवर्नर जनरल हो गए और एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग बनने लग गई 5 मेंबर की। अब इस 5 मेंबर में कौन होगा? एक तो डायरेक्टर होगा और 4 बाकी के मेंबर होंगे। वो स्टैब्लिश टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ बंगाल, यानी कि स्टैब्लिश किया गया था क्या देखने के लिए? बंगाल की अफेयर्स को। द डायरेक्टर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज कॉल्ड गवर्नर जनरल। सेवरल टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स इन पुलिस, जुडिशरी, टैक्सेशन, फौजदारी, रिलेटेड एक्ट एक्सेट्रा। ये इनके अलग अलग रिफॉर्म्स के, इनके अलग अलग टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स थे, जैसे पुलिस, जुडिशरी, टैक्सेशन, फौजदारी, ऐसे रिलेटेड एक्ट थे इसमें। टू प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉर्नवालिस।
Asiatic Society of Bengal was established on 15th January 1784 in the tenure of Governor General वॉरेन हेस्टिंग्स। इससे पीवाईक्यू भी आया है और इससे आगे आने के भी चांसेस हैं। इस वाले पॉइंट से क्वेश्चंस क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बनी थी? 15 जनवरी 1784 में। कौन से गवर्नर के टाइम पीरियड में? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में। यहाँ से हमें ये लर्न करना है। नेक्स्ट, वॉरेन हेस्टिंग एंड वेल्सली वर रिलेटेड टू द रिंग फेंस थ्योरी। यानी कि जो वॉरेन हेस्टिंग है और बेल्सले, ये दो गवर्नर जनरल है। ये किससे रिलेटेड है? कौन सी थ्योरी से? रिंग फेरेंस थ्योरी से। Again important, impeachment proceedings were initiated on Hastings for injustice and atrocities committed by him. But in the light of his service, proceedings which took place between the years 1788 and 1795 were stopped. Next, the following were the policies of Britishers towards Indian provinces. यानी कि कुछ पॉलिसीज थी जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे इंडिया की प्रोविंस के लिए। फर्स्ट, कंपनीज स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी विद इंडियन प्रोविंस। टाइम पीरियड था इसका 1740 टू 1765। सेकंड, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस 1765 से 1813। पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट आइसोलेशन 1713 से 1813 से 1854। फोर्थ, पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन 1858 से 1935। फिफ्थ, पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन 1935 टू 1947। Britishers developed a new system for justice delivery through hierarchical institution consisting of Diwani and Fauzdari courts. This system was started by Warren Hastings, but Cornwallis in 1793 made it more rigid. यानी कि जो कोर्ट थे दीवानी और फौजदारी, इन पे जो वर्क हुआ था मेनली वोरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में हुआ था, बट इन पे ज्यादा रिजिडिटी किसने दिखाई? कॉर्नवालिस ने। अब दीवानी ऐसा कोर्ट था जो रिवेन्यू टैक्स से रिलेटेड था और फौजदारी कोर्ट वो था जो सिविल केसेस से रिलेटेड था। नेक्स्ट, ही concentrated all powers in the hand of collector. In 1787, the district collector was made the Diwani judge of Diwani court and he was granted some Fauzdari power to deliver justice in some Fauzdari cases too. इसमें कलेक्टर की पावर के बारे में बताया गया है कि दीवानी जज ऑफ दीवानी कोर्ट का था और वो कुछ केसेस फौजदारी पावर्स के भी देखता था। In 1790 to 1792, district Fauzdari courts with the Indian judge was abolished and on their place four circuit courts, three for Bengal and one for Bihar were appointed. इसमें ये बताया जा रहा है कि जो फौजदारी कोर्ट थे उसमें इंडियन जजेस क्या थे? एबोलिश थे। उसकी जगह पर उन्होंने फोर सर्किट कोर्ट को अप्लाई किया हुआ था जो कि तीन बंगाल के थे और एक बिहार में अपॉइंट हुआ था। These courts were headed by European officials and the justice was delivered with the help of Indian Fazi and Muktis. Next, Cornwallis initiated his rule of specification of law which was absent from Indian previously. यानी कि जो कॉर्नवालिस था उसने इनिशिएट लिया था रूल को स्टार्ट करने का। कौन सा? स्पेसिफिकेशन ऑफ लॉ का, जो कि एब्सेंट था इंडिया में स्टार्टिंग से। कॉर्नवालिस कोड इज द collection of judicial reforms by Cornwallis in 1793. This reform was based on the law of separation of powers. He separated revenue and judicial administration. The judicially and fauzdari power of collector was taken back and he was entrusted with power related to
taxation only. A new hierarchical of officers was created for job in the district Diwani courts. District judges were given work of फौजदारी and police too. Indian civil services और public services were started by Cornwallis. यहाँ से important point है कि इंडियन सिविल सर्विसेज और पब्लिक सर्विस पब्लिक सर्विसेज वो स्टार्टेड बाय कॉर्नवालिस. किसने स्टार्टेड की थी? कॉर्नवालिस ने. लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल फ्रॉम 1786 to 1793 and from 30th July 1805 to 5th October 1805. He died at Gazipur, Uttar Pradesh on 5 अक्टूबर 1805. इसका टाइम पीरियड देखो, ये 2 बार अपॉइंट हुआ था और जब सेकंड टाइम जब ये अपॉइंट हुआ था तब इसकी डेथ हो गई 5 अक्टूबर 1805 में. देन गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ये मर गया था. और इसका एक सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसने क्या लेके आया था? इंडियन सिविल सर्विसेज को इसने क्या किया था? स्टार्ट किया था. और इसके बाद इसने स्पेसिफिकेशन ऑफ लॉ को लेके आया था जो कि इंडिया में पहले एब्सेंट था. इसके बाद में इसने सेपरेशन ऑफ पावर बेस्ड लॉ बनाए थे. सेपरेट किया था रेवेन्यू और जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन को. ठीक है, अब आगे बात करते हैं. हिज ग्रेव इज प्रेजेंट इन गाजीपुर. अब बात करते हैं ट्रीटी ऑफ बेसाइन की. ट्रीटी ऑफ बेसाइन दिसंबर 1802 में हुई थी. वॉज मेड बिटवीन पेशवा बाजीराव सेकंड एंड ब्रिटिशर्स. यानी कि किस किस के बीच में हुई थी? पेशवा बाजीराव सेकंड और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी. कब हुई थी? दिसंबर 1802 में. सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेल्सले वॉज एक्सेप्टेड बाय द पेशवा बाजीराव सेकंड, बिकमिंग द फर्स्ट मराठा चीफ टू डू सो. अब देखो, अगर बात करें सब्सिडरी अलायंस की, इसको लेकर कौन आया था? लॉर्ड वेल्सले. ठीक है, और इसमें क्या होता था? ब्रिटिशर्स अलग अलग रूलर्स को ये बोलते थे कि आप अपने प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिशर्स आर्मी को अपॉइंट कर रहे हो अपने एरिया में और आप उसके बदले हमें कुछ पैसे दे दो. इससे क्या होगा? आपकी जो पावर है वो इंक्रीज होगी और आप किसी से हारोगे भी नहीं. इसके चलते इन्होंने सब्सिडरी अलायंस बनाई थी. इसी सब्सिडरी अलायंस को मराठा में पेशवा बाजीराव सेकंड ने एक्सेप्ट किया था. अकॉर्डिंग टू सब्सिडरी अलायंस, पेशवा एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ आर्मी एज पर द ट्रीटी. यानी कि कौन सी ट्रीटी? ऑफ बेसाइन. ब्रिटिशर्स provided 60,000 soldiers to withstand Peshwa at Pune, and the Peshwa promised land or having revenue worth 26 lakhs annually as a payback. यानी कि ब्रिटिशर्स ने इनको 60,000 सोल्जर्स प्रोवाइड करे और उसके बदले में इन्होंने क्या दिए? 26 लाख रुपए एक साल के. नेक्स्ट, लॉर्ड वेल्सले, जिसका टाइम पीरियड था 1798 to 1805, cleverly used subsidiary alliance as a tool to make Indian province as puppet of Britishers. यानी कि जो इंडियन प्रोविंस थी, जो इंडिया के अलग अलग राज्य थे, उनको पपेट बनाने के लिए ब्रिटिशर्स का लॉर्ड वेल्सले ने ये चाल चली. He did not discover this method. This method was in practice earlier also, but it gradually evolved and the final shape was provided by Wellesley. यानी कि वेल्सले ने इसको इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बट इस पर वर्क ज़्यादा कर और इसको ज़्यादा एक शेप किसने प्रोवाइड करी थी? वेल्सले ने. इसलिए सब्सिडरी अलायंस का जब भी इंडिया में नाम आता है तो हम मेनली वेल्सले को ही इसका स्टार्टर मानते हैं. बट इसने स्टार्ट नहीं किया था, इस पर सिर्फ वर्क किया था, अप्लाई किया था, इसको एक शेप दी थी. अब बात करते हैं Duplex. Duplex was the first European to give his army to an Indian ruler on the promise of a fixed payment to the company. Britishers used this tactics too. यानी कि डुप्लेक्स क्या था? फर्स्ट यूरोपियन था जिसने अपनी आर्मी
को दिया था इंडियन रूलर्स के लिए, जो कि एक फिक्स पेमेंट पर। फिर उसी को देखते ब्रिटिशर्स ने भी इस तरीके को यूज किया। First subsidiary alliance was signed in 1765 with Awadh, where company promised to protect the boundaries of Awadh on a fixed payment to the company. The involved version of the subsidiary alliance of Lord Wellesley was accepted by the princely state in the following sequence. इन सीक्वेंस को देख लेते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन से स्टेट ने कब सब्सिडरी लाइंस को एक्सेप्ट किया था। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो उसके लिए हमें इनको लर्न करना ज़रूरी है। सबसे पहले हैदराबाद 1798 एंड 1800 में, देन मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1802 और भोसले ऑफ 12 दिसंबर 1803, सिंधिया फेब 1804, जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी एंड भरतपुर। ठीक है, इनको आपको लर्न करना है। देन लॉर्ड विलियम बेंटिक इन जुलाई 1828 assumed the office of Governor General. He took some bold steps to eliminate evil social practice such as sati प्रथा, फीमेल इंफेक्टिसाइड्स etc. यानी कि विलियम बेंटिक अपॉइंट हुए थे 1828 में। इन्होंने कुछ जो हमारी कुप्रथाएं चल रही थी इंडियन सोसाइटी में, उनको एलिमिनेट किया था, उनको खत्म किया था। जैसे कि सती प्रथा को इन्होंने खत्म किया था। किसने? विलियम बेंटिक ने। यानी कि इन्होंने ये अच्छा काम किया था। अब कुछ बुरे कर रहे हैं तो कुछ अच्छे भी तो करेंगे। ऑन द will of court of directors, he tried to adopt neutral policies toward the princely Indian state when wherever possible. Mismanagement in Jaipur one time grew so high that the British president there was attacked, but William Bentinck did not interfere. यानी कि ये क्या करते थे, अगर किसी राजा से कुछ भी मिस्टेक हो जाती थी तो ये बोलते थे कि ये अच्छे से ना मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने स्टेट का, तो इसीलिए हम इनसे जो इनकी सत्ता है या फिर जो इनका रूल है वो हम छीन लेंगे, हम चलाएंगे फिर उस स्टेट को, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। ऐसे करके कुछ स्टेट को ये मतलब ऐसे छीन लेते थे। अब विलियम बेंटिक ने इनमें इसमें इंटरफेयर नहीं किया जयपुर में, but he did not interfere in the internal matter of Jodhpur, Bundi, Kota and Bhopal, where he had enough reason to do so. जब तक उसके पास एक अच्छा रीजन नहीं था इनमें घुसने के लिए, जब तक उसने इंटरफेयर नहीं किया। Deviating from this policy, he merged Mysore in 1831 and province of Kurg and Kachar in 1834 into English Empire बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम मिसमैनेजमेंट प्रिविलेजिंग देयर। यानी कि इन्होंने मैसूर, कुर्ग इन सब को क्या किया, ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया, क्योंकि इसने क्या बोला कि यहाँ पर ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो रहा है और इसलिए ये तो चला नहीं पा रहे हैं, अब हम चलाएंगे इस राज्य को। ऐसे कहकर इन्होंने उन राज्य को अपने अंडर में ले लिया। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द 7 year of William Bentinck 1828 to 35, the old policy of war and annexation were abandoned. William Bentinck is remembered for his contribution in the field of administrative and social reformers. यानी कि विलियम बेंटिक को किस चीज़ के लिए हम लर्न करते हैं, इसका जो वर्क था, इसका जो कंट्रीब्यूशन था एडमिनिस्ट्रेटिव में और सोशल रिफॉर्मर। यानी कि इसने सोशल रिफॉर्म तो किया था, सती प्रथा को खत्म किया था इंडिया में, तो कुछ इसने अच्छे काम भी किए थे। नेक्स्ट, by the Charter Act of 1833, an attempt was made toward total central administration. Governor General of Bengal become Governor General of India through this act. कौन सा एक्ट? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था अब वो क्या बनने लग गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि
वो बंगाल से अब पूरे इंडिया को क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेट करेगा। अब जो गवर्नर जनरल था वो सिर्फ बंगाल का नहीं रहा, पूरे इंडिया का बन गया। कौन से एक्ट से? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से। कैप्टन स्लीमैन was appointed by the William Bentinck to tackle the thug activities. He arrested 15 thugs, many of them hanged and rest of them were exiled. By 1837, the organized nature of Thuggy ended. By the Declaration of 1789, the export of slaves from Bengal was stopped. यानी कि 1789 के डिक्लेरेशन में जो एक्सपोर्ट हो रहा था स्लेव्स का वो बंगाल में स्टॉप हो गया, बंद कर दिया। एक्ट रिलेटेड टू स्लेव पर फॉर्मुलेटिंग इन 1811 एंड 1823। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, यही वाला द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 emphasized on formulating law by the governor to end slavery as soon as possible. By 1843, slavery was declared illegal in most part of India. यानी कि 1843 में स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया ज़्यादातर पार्ट इंडिया के में। इन 1860 इंडियन पैनल कोड डिक्लेयर स्लेवरी एज अ क्राइम। यानी कि 1860 में इंडियन पैनल कोड ने डिक्लेयर कर दिया स्लेवरी को, किसने? क्राइम में, कि ये क्राइम है। नेक्स्ट, एंग्लो नेपाल फोर जो 1814 से 16 तक चला था, took place during the governor generalship of लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का क्या टाइम पीरियड था? 1813 टू 23। अब इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं? इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय वो कब से कब तक आए थे और उन्होंने क्या वर्क किया था। इन्हीं से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं DSSP में। इसलिए हम जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल थे और जो उनके इम्पोर्टेंट वर्क थे उन सभी को हम एक ही वीडियो में देख रहे हैं। इसलिए अलग अलग गवर्नर जनरल के नेम आ रहे हैं हमारे सामने और उनके वर्क। विच एंडेड विद सुगोलीज ट्रीटी 1860। In 1854, James Ottoman was made British Regent of Awadh, replacing Suleiman. He said the administration of Awadh is very polluted and the condition of the people is miserable. किसने बोला था ये? स्लेमैन ने बोला था। This report of Ottoman emerged on the base of the annexation of Awadh. लॉर्ड डेलोजी 1848 से 1856 blamed नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह ऑफ मैड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि फिर से उन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पे तो अच्छे से काम नहीं हो पा रहा, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। ऑन 13 February 1856, Awadh was annexed by Britishers. The states that were annexed through the policy of doctrine of lapse, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये कौन लेके आया था? डेलहौजी। कौन लेके आया था? लॉर्ड डेलहौजी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके अंडर अगेन ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि कौन कौन से स्टेट को उसने इस पॉलिसी के अंडर उसको लिया था, या फिर ये चार ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा नहीं है जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर नहीं आता। तो इसीलिए हम इनके स्टेट और उनके ईयर को साथ के साथ समझना होगा। सितारा सबसे पहले इन्होंने जो अपने अंडर लिया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से, सितारा 1848, जयपुर एंड संबलपुर 1849, भगत 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, एक्सेट्रा। लॉर्ड डेलहौजी made the first attempt for construction of rail infrastructure in India। यानी कि लॉर्ड डेलहौजी एक तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब लेके आया था और दूसरा क्या लेके आया था? रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में उसने कंस्ट्रक्शन को करवाया था, वर्क करवाया था। The first railway line was laid between Mumbai to Thane in 1853। यानी कि जो फर्स्ट ट्रेन चली थी इंडिया में वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई टू थाने। कब चली थी? 1853 में। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। कौन से गवर्नर जनरल के अंडर? लॉर्ड डेलहौजी के।
अगर इस टाइप से आप लर्न करोगे तो ईज़िली किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा या फिर DSSS भी कैसे भी घुमा कर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे क्योंकि जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं। ऐसे ही हमें अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना होगा क्योंकि अभी जो रिसेंट में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें सभी कंसेप्चुअल्स क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो लास्ट 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी का एसएसटी, उसमें सभी क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड थे। तो हमें अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है, जब भी हम पेपर को क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट, ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे स्टार्टेड द ट्रेवल ट्रेन ट्रेवल इन इंडिया। मेन रीजन क्या था? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, फर्स्ट टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल को इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, फ्रॉम द इनर पार्ट ऑफ द कंट्री टू डिफरेंट पार्ट्स टू ऑफ इंडिया। और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था? सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ आर्मी इन रिमोट एंड डिस्टेंट एरिया टू इजीली suppress any kind of revolt taking place in any part of the country। यानी कि फर्स्ट क्या था उसका ऑब्जेक्टिव? इजीली वो रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर दूसरे पोर्ट पर लेके जा सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। और सेकंड क्या था? अगर कहीं पर भी इंडिया के किसी भी कोने में कोई रिवोल्ट हो रहा है, इंडियन कोई भी रिवोल्ट कर रहा है उनके खिलाफ, तो इजीली अपनी आर्मी को कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ रेलवे टुक प्लेस ड्यूरिंग 1980 in the rule of Lord Curzon. During Dalhousie, a separate public work department was established and a significant amount was spent on public work through this body. Next, with the efforts of Ishwar Chand Vidyasagar, Lord Canning in 1856 पास्ट विडो रीमैरिज एक्ट, यानी कि ईश्वर विद्यासागर के साथ में लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में पास किया था एक एक्ट। कौन सा एक्ट? विडो रीमैरिज एक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 of this act, widow remarriage and the child born to that marriage was legalized। दोनों केशव क्रेव एंड विष्णु शास्त्री were two propagators of widow remarriage। Keshav in 1899 established a widow ashram in Pune। Queen's proclamation in 1858। यहाँ से important point है, Queen's proclamation of 1858 was the most important result of the 1857 revolt का। जो हमारा सबसे फेमस 1857 का जो रिवोल्ट है उसका रिजल्ट क्या था? मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या था? क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। इसके अंदर क्या हुआ था? दिस प्रोक्लेमेशन वाज अनाउंस्ड ऑन 1st November 1858 बाय लॉर्ड कैनिंग at a court held in Allahabad। This act ended the company rule and put the affairs of India under the direct control of the British Crown। यानी कि जो कंपनी का राज था वो इंडिया में बंद कर दिया और अब जो डायरेक्ट जो इंडियन अफेयर्स थे उनको डायरेक्टली कंट्रोल करने दिया बाय द ब्रिटिश क्राउन। ये था क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। लॉर्ड कैनिंग वॉज मेड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। क्वीन विक्टोरिया वॉज मेड द sovereign of India in 1858 and at a grand Delhi Darbar organized in January 1877, she was conferred the title of Kesare। Next, under Governor General Auckland, First Anglo-Afghan War took place in 1839 to 1842. Lord Lytton, important, was the Governor General when Second Anglo-Afghan War broken in 1878 to 1880. By Act 5th of 1843, slavery was abolished by Governor General of India, Lord Albroth, during his tenure 1842 to 44. In August 1843, Sindh was fully merged into British Empire।
यानी कि सिंध को क्या कर लिया था, मर्ज कर लिया था ब्रिटिशर्स एम्पायर में। द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी इन एंग्लो अफगान रिलेशन बोथ स्टार्टेड ड्यूरिंग Alberto and continued till Lord North. This period is called the period of masterly inactivity. This policy is often recognized with the John Levens because during his time at the office, he got full chance to follow this policy and evaluation of this policy took place in his time only. Masterly inactivity word is taken from an article published by J.W.S. Willey. J.W.S. विली ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, वहां से नाम लिया गया था मास्टरली इनएक्टिविटी का। मास्टरली इनएक्टिविटी क्या है यहाँ पर हमने देख लिया है। नेक्स्ट, फर्स्ट सेंसस टुक प्लेस इन 1872, यानी कि जो पहली जनगणना थी वो कब हुई थी, 1872 में, ड्यूरिंग लॉर्ड मेयो। किसके टाइम पीरियड में, लॉर्ड मेयो के, जिसका टाइम पीरियड था 1869 टू 72। प्रॉपर सेंसस टुक प्लेस इन 1881 ड्यूरिंग लॉर्ड रिपन, यानी कि जो प्रॉपर जनगणना थी वो स्टार्ट हुई थी 1881 से, इसके टाइम पीरियड में, लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में। Lord Mayo 1869 to 72 was killed during an excursion in Andaman and Nicobar Island group by a prisoner named Sher Ali Afridi. Mayo was the governor who was killed while holding the office. यानी कि जो मेयो था वो ऐसा गवर्नर था जो मार दिया जाता है उनके ऑफिस, जब वो ऑफिसर की रैंक पर थे। In 1876, Leighton became viceroy and changed his policies towards Afghanistan. Vernacular Press Act और इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर एक्ट, ये दोनों एक्ट इम्पोर्टेंट हैं। किसके टाइम पीरियड में आए हैं, लॉर्ड लाइटन के में। और ये कब आए थे, 1878 में, was passed during Lord Lytton. This act is also called as Silencing Act. इन एक्ट का दूसरा नाम क्या है, Silencing Act. Perry termed this act as a dangerous step towards Indians' right to expression. यानी कि इसका क्या मानना था कि जो ये दोनों एक्ट हैं वो कैसे हैं, हमारे जो राइट टू एक्सप्रेशन है उनको छीनने वाले हैं, उनको, उनके लिए डेंजर है ये। श्री एस.सी. बैनर्जी टर्म दिस एक्ट एज लाइटनिंग फ्रॉम द स्काई, यानी कि बैनर्जी ने क्या कहा था इस एक्ट के बारे में, कि जैसे आसमान से बिजली गिरती है इस टाइप के ये एक्ट है। कि किसमें क्या हो रहा था, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में हम जो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी बुरी बातें नहीं बोल सकते थे। यानी कि न्यूज़पेपर के थ्रू उस टाइम पर क्या हो रहा था, अवेयरनेस फैलाई जा रही थी इंडियंस को बताया जा रहा था कि ब्रिटिशर्स क्या क्या कर रहे हैं। अब वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में आया कि हम उनके बारे में कुछ बुरा लिख ही नहीं सकते हैं, तो फिर अवेयरनेस तो फैल ही नहीं पाएगी। इसीलिए उन्होंने बोला था कि जो हमारे राइट टू एक्सप्रेशन है वो फिनिश हो जाएगा, वो डेंजर हो जाएगा, और जैसे आसमान से बिजली चमकती है वो वाला काम हो जाएगा इन एक्ट्स में। Next, Sir P.C. Albert, who was the low member of Viceroy Executive Council on 2nd Feb 1883 in legal assembly, passed a resolution known as Albert Bill. Albert Bill क्या था? This bill was aimed to equalizing both European and Indian judge, यानी कि इस बिल का एम क्या था कि दोनों जजेस को बराबर करना। कौन से जज, यूरोपियन और इंडियन जज। पहले इंडियन जज को क्या था, यूरोपियन जज के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने का अधिकार नहीं था। बट एल्बर्ट ने क्या बोला, एल्बर्ट ने अपना जो बिल निकाला उसमें बोला गया कि इन दोनों को इक्वल राइट देने चाहिए, so that Indian judge can hereby try a European convict in various criminal cases, changes the decade-old provision of barring Indian civil servants from going so. This bill was aimed to ending any judicial disqualification based on caste. The bill faced a several opposition by Britishers as they prevised an act on this privilege.
Lord Ripon is believed as the most pro-Indian viceroy of British India. यानी कि जो लॉर्ड रिपन है इज बिलीव्ड एज द मोस्ट प्रो इंडियन। ऐसा क्यों बोला जा रहा है प्रो इंडियन वाइसराय ऑफ इंडिया ब्रिटिश इंडिया? देखते हैं। ही मेड सम lenient laws in favor of women and children employment in factories। यानी कि इसने क्या लिए कुछ lenient laws लिए किसके खिलाफ किसके साथ वुमेन्स और चिल्ड्रन और एम्प्लॉयमेंट्स के लिए। इसने क्या कहा factory numbering more than 100। This was called as first factory act in 1881। इसको क्या बोला गया फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881। According to this act, a ban was imposed on the employment of children below 17 years in factory, and the working hours of children aged 17 to 12 years was reduced to 9 hours daily। यानी कि इस लॉ में इस एक्ट में क्या बोला गया कि 7 साल से जितने भी बच्चे हैं 7 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं वो फैक्ट्री में वर्क नहीं करेंगे। उसके साथ में और जो बच्चे 7 से 12 साल जिनकी उम्र है वो अगर फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो उनके जो टाइम है उनका जो वर्किंग आवर है वो 9 आवर्स का होगा। और उसके साथ में डेली एंड दे गोट 4 लीव इन अ मंथ। यानी कि वो पूरे मंथ में 4 लीव भी ले सकते हैं। सेकेंड फैक्ट्री एक्ट 1891 में यानी कि 10 साल बाद सेकेंड फैक्ट्री एक्ट आया। मेड वीक हॉलीडेज पॉसिबल यानी कि एक वीक में हॉलीडे को पॉसिबल हो अगर तो उन्होंने ये भी करा। लॉर्ड रिपन इज नोन एज द फादर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। इसलिए हम लॉर्ड रिपन को क्या बोलते हैं फादर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। Charles Metcalfe removed the restrictions on the press. He is also known as the liberator of Indian press। यानी कि जो चार्ल्स मैकक्लेफ थे उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस थे प्रेस पर वो हटा दिए। और ये हमने कब देखे थे वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में देखे थे कि प्रेस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। बट ये किसने हटाए हैं चार्ल्स ने हटाए हैं। इसलिए हमने इसको क्या बोलते हैं लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस। In 1784, Sir William Jones founded Asiatic Society in Calcutta, and steps were taken towards archaeological survey of Indian। यानी कि विलियम जोन्स ने क्या फाउंड किया कि किसकी नींव रखी एशियाटिक सोसाइटी कहाँ कोलकाता में। और कौन कौन सा स्टेप लिए टुवर्ड्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। Alexander Cunningham was appointed as the first archaeological survey in 1861। यानी कि अलेक्जेंडर कनिंगम इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे अपॉइंट किए गए थे 1861 में। नेक्स्ट in 1871 archaeological survey were made a separate body and Cunningham has made its director general। 1871 में आर्कोलॉजिकल सर्वे को सेपरेट कर दिया एक अलग बॉडी बना दिया और उसका जो फर्स्ट उसका डायरेक्टर जनरल बना वो था अलेक्जेंडर कनिंगम। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कर्जन इन 1901 आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI became integrated and centralized, and John Marshall was made director general of this body। Ancient Monument Protection Act 1904 allotted £50,000 for the protection and maintenance of the historical monuments of India। Gopal Krishna Gokhale compared the rule of Curzon with Mughal Emperor Aurangzeb। Important point गोपाल कृष्ण गोखले उसने कंपेयर किया था कर्जन के रूल को किसके साथ मुगल एम्पर औरंगजेब के रूल के साथ। नेक्स्ट इन नवंबर 1905 लॉर्ड मिंटो रिप्लेस्ड कर्जन एंड जॉन मॉर्ले was made secretary of India। They both proposed मोर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है। which granted separate electorate to Muslims। Again important point। During the tenure of Lord Hardinge II,
चार्ल्स हार्डिंग जिसका नाम है, कैपिटल ऑफ इंडिया वो शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम कैलकाटा। यानी कि चार्ल्स हार्डिंग के टाइम पर इंडिया की जो कैपिटल थी वो चेंज कर दी, शिफ्ट कर दी गई कलकत्ता से दिल्ली। यानी कि पहले जो हमारी कैपिटल थी वो कैलकाटा थी, बाद में उसको चेंज कर दिया गया दिल्ली में। यानी कि अब हमारी जो कैपिटल है वो जब से दिल्ली है और अभी भी दिल्ली ही है। ही इनवाइटेड क्वीन मैरी एंड जॉर्ज फिफ्थ इन अ ग्रैंड दरबार organized at Delhi, which is known as Third Delhi Darbar. In the Darbar, the partition of Bengal was abolished and the announcement was made for the transfer of capital from Calcutta to Delhi. यानी कि थर्ड ग्रैंड दरबार लगा हुआ था दिल्ली में, जिसमें क्वीन मैरी और जॉर्ज फिफ्थ आते हैं। उन्होंने तो फैसले लिए इस दरबार में। फर्स्ट क्या था, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एबोलिश्ड, यानी कि जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था उसको मना कर दिया था। और सेकंड, जो कैपिटल थी इंडिया की कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। सो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, consider the following statement. Robert Clive was the first Governor General of Bengal. Statement second, William Bentinck was the first Governor General of India. So, which of the statements given above is correct? Option A, only one. Option B, only two. Option C, both one and second. या फिर ऑप्शन डी, neither one और nor second. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिंग फेंस पॉलिसीज एसोसिएट विद ऑप्शन ए हेनरी, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग या फिर ऑप्शन डी क्लाइव। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। हमें इवेंट्स को अरेंज करना है। फर्स्ट, क्लाइव ट्राइबल इन इंडिया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ बक्सर और वॉरेन हेस्टिंग बिकम इंडियन गवर्नर। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि सबसे पहले बैटल ऑफ बक्सर हुआ, देन क्लाइव आया, उसके बाद में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई और लास्ट में वॉरेन हेस्टिंग बने, became Indian governor. Next question number 4. At the time of establishment of Asiatic Society in Calcutta, who was the Governor General of Bengal? यानी कि जब एशियाटिक सोसाइटी बनी थी कलकत्ता में, उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है लॉर्ड बॉर्निंग हेस्टी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, the policy of security cell is related to, so option number A Lloyd Hastings, B Lord Dalhousie, C Henry, option D Hastings। so क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 6, who among the following abolished dual government system in Bengal? कौन लेके आया था ये मुझे कमेंट कर बताना। और यहाँ पर पूछा गया है कि किसने अबोलिस्ट कर दी थी। सो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा अगेन वॉरेन हेस्टिंग। नंबर 7, हु एस्टैब्लिश्ड द जुडिशियली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया? किसने एस्टैब्लिश की थी जुडिशियली ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, कॉर्नवालिस, अटली या कर्जन। सो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, between who was the Treaty of Versailles signed in December 1802? किस किस के बीच में हुई थी हमने पढ़ा था। सो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश एंड बाजीराव सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सब्सिडरी अलायंस वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, यानी कि जो सब्सिडरी अलायंस थी वो कब इम्प्लीमेंट हुई थी, किसके टाइम पीरियड में? कॉर्नवालिस के, पेल्सले के, या फिर सर जॉन सोर के, या फिर लॉर्ड अक्विलाइंड के।
सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेल्लेस्ली। जब भी सब्सिडी लाइन्स की बात आए तो मोस्टली चांस है कि उसका राइट आंसर होगा लॉर्ड वेल्लेस्ली। लेकिन हमने ये भी देख लिया है कि इंडिया में ये लेकर नहीं आया था सब्सिडी लाइन्स को, बट इस पर जो वर्क किया था वो लॉर्ड वेल्लेस्ली ने किया था। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु जॉइन द सब्सिडी लाइन्स वाज, यानी कि फर्स्ट रूलर कौन सा था जिसने ज्वाइन किए थे सब्सिडी लाइन्स। मैंने अगेन कहा था कि इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर वो स्टेट्स पूछ लेगा कौन सा स्टेट है या फिर कौन सा नहीं है, किस ईयर में हुआ था, फर्स्ट कौन सा है, लास्ट कौन सा है। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम ट्राइन ऑफ लैब से भी बना सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10th का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द नवाब ऑफ अवध। ये भी हमने पढ़ा था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hope this video helped you understand वॉइस गवर्नर, गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देन अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो सो प्लीज़ कमेंट योर डाउट एंड आई विल गिव यू द आंसर। So stay tuned. Thank you.